गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुगलक डायनेस्टी को देखते हैं। खिलजी डायनेस्टी में हम लोगों ने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का एक्सपेंशन कैसा रहा, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या रहे, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी कैसी रही, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग का जो है वो थर्ड फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत है। फर्स्ट फेज दैट इज़ गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, मामलुक सुल्तान्स डायनेस्टी। सेकेंड इज़ खिलजी डायनेस्टी। थर्ड इज़ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे इमर्जेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये क्या क्या करते हैं और जोग्राफिकल डेवलपमेंट इसमें किस तरह से होता है ना। इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को गैदर करना है। तो सबसे पहले है कि इमर्ज ऑफ तुगलक डायनेस्टी कैसे हुआ, इसको जानना जरूरी है। तो आपने देखा था पिछले क्लास में कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1396 से 1316 तक वो रहता है ना। उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है और उसके बिहाफ पर दैट इज़ मलिक काफूर, जिसको डिप्टी सुल्तान बना दिया गया था, तो मलिक काफूर उसको हैंडल करता है उस सिचुएशन को और रूल करने लगता है। और अलाउद्दीन खिलजी के तमाम जो सन्स थे उनको मरवाना शुरू कर देता है, उनको डेथ पेनल्टी देना शुरू कर देता है। और ये देख के अलाउद्दीन भी ज़्यादा दिन बच नहीं पाता है, लेकिन अलाउद्दीन के मरते ही उसके 40 डेज़ के अंदर ही मलिक काफूर का मर्डर कर दिया जाता है। और उसके बाद दो छोटे छोटे रूलर बनते हैं, दैट इज मुबारक शाह खिलजी, राइट। लेकिन वो उतना रिलीवेंट नहीं रह पाते हैं और इसको चैलेंज कर दिया जाता है 1320 में तुगलकों के द्वारा, दैट इज़ गयासुद्दीन तुगलक। टिपालपुर गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक वो है जिसने मंगोल अटैक, जब खिलजी डायनेस्टी के पीरियड में मंगोल अटैक्स हो रहे थे, तो मंगोल अटैक को रोकने के लिए, उसको थ्रेटन करने के लिए, उसको डिफेंस करने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़कर मंगोलों पर अटैक भी किया था, तो उस सिचुएशन में मंगोलों के ऊपर अटैक करने के लिए अलाउद्दीन ने तुगलकों को रख रखा था। तुगलक इमर्ज हुए थे खिलजी पीरियड में, जैसे बलबन पीरियड में खिलजी इमर्ज हुए थे, वैसे ही ये हुआ। तो इसमें आप देखोगे कि मल्टीपल रूलर्स होते हैं, मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट रूलर तीन ही है ना, दैट इज गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। लेटर जो तुगलक पीरियड्स है ये सारे, इनको लेटर तुगलक्स कहे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। इसके टाइम में टेरिटरी छोटी होती चली गई, अलग अलग अटैक होने लगे और इंटरनल रिवोल्ट बढ़ने लगा, और जैसे कि जौनपुर अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, साउथ के एरियाज अलग होने लगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फिगर्स हो जाते हैं, गयासुद्दीन जिसने एस्टेब्लिश्ड किया तुगलक डायनेस्टी को, मोहम्मद बिन तुगलक जिसने तुगलक डायनेस्टी को जोग्राफिकली बढ़ाया, और फिरोज शाह तुगलक जिसके समय में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए। इन तमाम चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे, राइट। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1352 से 1388। रेस्ट ऑफ जो है ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते जाते हैं, और लास्ट हो जाता है 1440 में, जब सैयद डायनेस्टी इसको टेक ओवर कर लेती है। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग ये पूरी कहानी देखेंगे कि अब ये है कि जो तुगलक है ये भी सेंट्रल एशियाई ही है, ये भी तुर्क ही है, मुसलमान है लेकिन तुर्क मुसलमान है, राइट है ना। टोटल 9 सुल्तान हुए, इसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो इसमें अब है कि तुगलक डायनेस्टी को जानने के लिए हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं, है ना। उन सोर्स की चर्चा वो खिलजी डायनेस्टी में भी सपोर्ट करते थे और तुगलक में भी सपोर्ट करेंगे। तो एक बार सोर्स यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा सोर्स है। तो दैट इज तुगलकनामा, इसमें गयासुद्दीन के बारे में बताया गया, किरान उस सादेन, इसमें बलवन फैमिली के बारे में बताया गया, मिफ्ता उल फुतू, और ये सारा जो लिटरेचर है दैट इज़ रिटन बाय अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने इसे किया, इसे बनाया। मिफ्ता उल फुतू जलालुद्दीन खिलजी के लिए, खजायन उल फुतू एंड तारीख अलाही अलाउद्दीन खिलजी के लिए, नूहे सिपहर मुबारक शाह खिलजी के लिए, राइट। तो ये अमीर खुसरो हैं, ये मल्टीपल सुल्तानों को देखते हैं और इस पीरियड में इन्होंने जो जो समझा, महसूस किया, देखा, इन सब चीज़ों को इसमें बताया गया है, राइट। तो उसमें से एक आता है आपके पास तारीख फिरोज शाही, तो वो हो गया आपका। अमीर खुसरो ने इसके अलावा मल्टीपल काम किए हैं इंडिया में। म्यूजिक के फील्ड में इन्होंने तबला का आविष्कार किया, इन्होंने और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, और शेर व शायरी तो इनका है ही। तो ये अमीर खुसरो काफ़ी फेमस हैं इस पीरियड में। नेक्स्ट बुक आता है हमारे पास तारीख फिरोज शाही। इसको बेसिक बेसिक जान लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, रेफरेंस में ये आपके काम आएगा जब मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे होंगे। तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी,
बर्नी ने इसे में लिखा है। बर्नी के बारे में ये मेंशन किया गया है हिस्ट्री में कि बर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा ही सच लिखता था, या फिर ये था कि कुछ लोगों का कहना है कि बर्नी जो है उसके कलम से फायर, आग निकलता था, वो इतना नेकेड ट्रूथ लिख देता था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जेल में भी डाल दिया था, राइट। विटनेसेस द इरा ऑफ 8 सुल्तान, तो इसके बारे में कहा गया कि इसने 8 सुल्तानों का पीरियड देखा है ना। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये तारीख फिरोज शाही है, दैट इज़ द बुक। लेकिन ये फिरोज शाह से ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। पहले गयासुद्दीन आता है, गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज MBT, और फिरोज शाह तुगलक, दैट इज FST, राइट। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने डिटेल में पूरी बातें बताई है कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक का इमरजेंस हुआ, कैसे वो रूलर बना, किस तरह की उसकी सोच थी, उसका प्रेजेंस कैसा था, इन तमाम चीज़ों को वो बताता है। लेकिन लास्ट में जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये पता चलता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही मतलब निगेटिव लिख दिया मेरे बारे में, तो इसको अरेस्ट करवा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के लास्ट ईयर्स में, राइट। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब सत्ता से जाता है, जब उसकी डेथ होती है और फिरोज जब बनता है, तो फिरोज इसको फिर जेल से, है ना, रिहा करता है, इसको रिलीज़ करता है, और इसने अपने बुक का नाम ही उसके नाम पे रख दिया। लेकिन इसमें फिरोज के बारे में कम बातें हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ज़्यादा बातें की गई हैं, है ना। तो इसमें इस बुक को फिरोज शाह तुगलक के नाम पे कर दिया गया। हिस्ट्री जो है इसमें 1260 से लेके 1357 तक की हिस्ट्री इसमें दर्ज की गई है। कंटेंट हिस्ट्री ऑफ तुगलक, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक। अभी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल में बताता है, और रेस्ट इन्फॉर्मेशन ये फिरोज, चूंकि उस पीरियड में भी है तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देता है। तो दोनों की हिस्ट्री को जानने में हमें ये सपोर्ट करता है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट इज फतवा जहानदारी। तो फतवा जहानदारी भी बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी, राइट। ये भी तुगलक पीरियड को जानने के लिए हमारे पास सोर्स के रूप में अवेलेबल है, दैट इज़ दोनों बुक है, तारीख फिरोज शाही और ये फतवा जहानदारी। नेट पे इसका इंग्लिश या हिंदी में कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, जो भी भाषा है ये उसमें लिखा हुआ ही मिला है। नेक्स्ट आपके पास आता है रेफरेंस में शमसे सिराज की रचना तारीख फिरोज शाही। मल्टीपल बुक तारीख फिरोज शाही के नाम से लिखी गई, एक इसका और एक बर्नी का, दोनों का। तो फिर से वही बात है, तारीख फिरोज शाही है तो फिरोज शाह तुगलक की इसमें डिटेल में बातें होंगी ही होंगी। तो फिरोज शाह के बारे में इसमें बातें की गई है, और तुगलक पीरियड के बारे में बताया गया है। डिस्क्राइब द दिल्ली सल्तनत इन 1398 ड्यू टू तैमूर लंग इन्वेजन, है ना। तैमूर के टाइम में जब तैमूर का अटैक होता है तो उस समय दिल्ली सल्तनत का क्या सिचुएशन था। आफ्टर दिस अटैक द दिल्ली सल्तनत वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, है ना। आज दिल्ली लापालम वाली कहानी यहीं से शुरू हुई थी, ये दैट इज़ द फ्रेज, दैट मीन्स इज कि आज दिल्ली लापालम, यानी कि दिल्ली सल्तनत अब इतना छोटा हो गया है कि दिल्ली से लेके दिल्ली के लास्ट में एक पालम गांव है जहां भी एयरपोर्ट बन गया है, तो ये पालम गांव तक ही इसकी टेरिटरी है, रेस्ट पूरे इंडिया में रिवोल्ट हो रखा है ना। इसमें और भी बताया गया है कि रीजनल जो एरिया है वो कैसे कैसे आता है ना, कैसे कैसे सेपरेट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट फतुहात फिरोज शाही, है ना। ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा है, बहुत कम ऐसे रूलर हुए हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो दैट इज फतुहात फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये फतुहात फिरोज शाही लिखी है, राइट। अब जैसे कि एक आपको मिलेगा मुगल डायनेस्टी में, दैट इज बाबर, तो उसने लिखा है बाबरनामा, तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फतुहात फिरोज शाही जो है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसके अलावा है फतुह उस सलातीन, है ना, हसन निज़ामी की रचना है, दैट इज रिटन बाय हसन निज़ामी, हसन इसामी, सॉरी इसामी की रचना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास बुक और भी हैं, फतुह उस सलातीन, ये भी इसामी की रचना है, ये इसमें बताया गया है। और 1327 मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, वो वाली जो पूरी स्टोरी है कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। दौलताबाद इज महाराष्ट्र, है ना, तो महाराष्ट्र के एरिया में अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल थ्योरी दिए गए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल क्यों शिफ्ट किया, राइट। तो एक थ्योरी ये है कि चूंकि मंगोल अटैक बहुत अधिक हो रहे थे, तो मंगोल अटैक दिल्ली जो है एकदम वेस्टर्न बॉर्डर पे पड़ता है ना, आप वहाँ आना आसान है। तो उसने ये सोचा, एक थ्योरी है, उसने ये सोचा कि अगर हम मिड इंडिया में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं तो वहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि चूंकि दिल्ली के लोगों को वो पनिश्ड करना चाहता था अलग अलग कारणों से, तो
तो इसलिए भी उसने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिलता है डिसीजन। अब इसमें कहा गया कि ये तो गया है ना वहाँ देवगिरी, दिल्ली से दौलताबाद, दैट इज देवगिरी का एरिया है महाराष्ट्र में, लेकिन वापस नहीं आया। बाद में ये बहमानी डायनेस्टी को है ना वहीं ज्वाइन कर लेता है। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक को जानने में, उसके एक्सपेरिमेंट को जानने में इस बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ आल्सो यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहमानी डायनेस्टी। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो डेवलपमेंट किए थे उसका इन्फॉर्मेशन इसमें है, और इसके अलावा जो बहमनी डायनेस्टी है उसका इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन किया गया है। द नेक्स्ट इज जफरनामा, है ना, मौलाना यजदी की रचना, दैट इज रिटन बाय मौलाना यजदी, है ना। ये इंडिया के नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये इंडिया के नहीं है। रेफर्स टू कम इंडिया विद द तैमूरलंग इन्वेजन। जब तैमूर अटैक किया था तो तैमूर के टाइम में ये इंडिया है। दिस अटैक सेंट्रल थीम्स इन लिटरेचर। क्वेश्चन हु वाज द तैमूरलंग, व्हाई डिड अटैक दिल्ली, हाउ मच वेल्थ वाज लूटेड फ्रॉम द सुल्तनत। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये तैमूरलंग से रिगार्डिंग है। तैमूरलंग जो है वो फिर मिडिल एशिया का है। ये जो कजाकिस्तान का एरिया है उस एरिया से इसने अटैक किया था, मिडिल एशिया से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर इंडिया में ये आके अटैक करता है। और उस समय में क्या क्या इंडियन सिचुएशन थे और किस तरह से इंडिया को लूटा गया, इसी का वो जो आर्मी कमांडर था दैट इज सैयद, है ना। तो उसी ने अपना नेक्स्ट जो आप देखते हो डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद, है ना, सैयद डायनेस्टी का इमर्ज होता है। तो दैट इज बिलोंग्स टू तैमूरलंग। तैमूरलंग जाते टाइम में पंजाब का एरिया जो है उसको देख के चला गया था और उसने बाद में अपनी एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इब्न बतूता, है ना। इसकी एक बुक है रेहला। फॉरेन के बहुत कम ऐसे जो ट्रेवलर हैं वो इंडिया आए हैं और उनका बुक बहुत फेमस हुआ है। जैसे आपने देखा होगा मौर्यन डायनेस्टी में दैट इज मेगास्थनीज इंडिका, या फिर आपने देखा सीयूकी, है ना, या फिर आपने देखा कि जो फाहियान आया, हुएनसांग आया, इन तमाम लोगों के टर्म में। तो ये जो है इब्न बतूता ये भी फॉरेनर है, यहाँ आता है, यहाँ स्टडी करता है, लोगों को समझता है, सोसाइटी को देखता है, पॉलिटिकल सिस्टम को देखता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इसके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी बुरे भी रहते हैं। क्यों? एक सर्टेन टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी बना देता है, जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड, राइट। लेकिन एक सर्टेन टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक इसे अरेस्ट भी कर लेता है ना। ये पूरा इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद एक डेलीगेट भेजा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चाइना, है ना। उस डेलीगेट के साथ ये चाइना ट्रैवल कर रहा था और ये रास्ते से फिर ये बेसिकली ये मोरक्को से है ना। इसने मल्टीपल कंट्री की ट्रैवलिंग किया और सबके बारे में लिखा है, जैसे नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अरब, सेंट्रल एशिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। तो ये पर्सन जो है ये 25 की एज में वहाँ से निकलता है और 3024 में, राइट, और 3049 में। तो अप्रॉक्स जो आप देख लोगे तो ये 25 ईयर ट्रैवल करता है। और 24 ईयर्स में ये जो भी देखता है, समझता है पूरे वर्ल्ड के बारे में, उसने अपने बुक में लिख रखा है, दैट इज रेहला। ये बुक है इब्न बतूता वाला रेहला। तो मोहम्मद बिन तुगलक से अच्छा रिलेशन था। इब्न बतूता ओरिजिनली नेम्ड बाय अबू अब्दुल्ला, मोहम्मद वाज फेमस एंड सजीन ट्रेवलर नोन इंडियाज इब्न बतूता, राइट। अब है कि इसने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है कि इंडिया में कैसा कैसा सिचुएशन है। इंडिया ये आया है 1333 में, 8 ईयर्स इंडिया में ये रहता है 1333 से लेके 1341 तक। ही इज अपॉइंटेड काजी बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको दिल्ली का जुडिशियल का हेड बना दिया गया था, काजी मेंशन कर दिया गया था। इसको काजी बना देगा। ही वाज सेंट द लीड द डेलीगेशन ऑफ चाइना रिटर्न इन द वाया रूट, है ना। ही इज ट्रेवल बुक रेहला कंट्री डिस्क्राइब द इंडियन सिटीज। अब क्या क्या इस रेहला में बताया गया है? इंडियन सिटीज़ के बारे में, पोर्ट्स के बारे में और क्वाइंस के बारे में, डिटेल अबाउट द तुगलक्स कोर्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, फेमाइन, अनयूजुअल प्रैक्टिसेस, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन इस 8 ईयर में जो रेहला में इब्न बतूता ने गैदर किया वो हमें इन्फॉर्म करता है कि उस समय का सिचुएशन कैसा था, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल था, सिटीज़ कैसे कैसे थे, पोर्ट्स कैसा था। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो अरब वर्ल्ड में गया और इंडिया के बारे में, और अरब वर्ल्ड से होते हुए फिर यूरोप तक जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और है। तारीख़ मुबारक शाही, ये मुबारक शाह खिलजी के बारे में है। याहिया बिन सरहिंदी ने इसे इसे लिखा है, राइट, ये उसकी बुक है।
ये जो हिस्ट्री, ये तारीख़ मुबारक शाही में इसने मेंशन किया है कि इस्लाम जो है, जब से इस्लाम स्टार्ट हुआ, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेके टिल अभी तक इस्लाम का इमरजेंस इंडिया में किस फॉर्म में हुआ और कौन कौन सी डायनेस्टी आई, जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता था वो लिखा है। द नेक्स्ट और लास्ट वन इज तारीख़ फरिश्ता। फरिश्ता के बारे में कहा जाता है ही इज़ द राइट हिस्टोरियन ऑफ पीपल, है ना। पब्लिक को जो पसंद है वो उन बातों को लिखता है और काफ़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन और ड्रामेटिक तरीके से ये मेंशन करता है, तो इसको इसलिए हिस्ट्री में काफ़ी अलग से देखना पड़ता है, क्योंकि इसके जो तारीख़ फरिश्ता का जो राइटर है दैट इज़ फरिश्ता, इसका नाम ही था फरिश्ता। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिस्ट्री जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखता है। तो बर्नी जो है वो ट्रुथ, एकदम नेकेड ट्रुथ लिख रहा है, और ये काफ़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ड्रामा बना के लिख रहा है। तो पब्लिक को इसका वाला जो वर्जन है वो ज़्यादा पसंद आता है, दैट इज़ तारीख़ फरिश्ता, राइट। तो इसने पूरा डिटेल में लिखा है। ही सीरियस हिस्टोरियन, ही इज कंसिडर्ड इंटरेस्टिंग, कवर्स मुस्लिम डायनेस्टी फ्रॉम द 8th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक। ही वर्क पॉपुलर एमंग कॉमन पीपल एंड इंक्लूडिंग इन मेनी हिस्ट्री बुक्स, राइट। तो अभी भी हमारे पास जो भी जो आपने ड्रामेटिक स्टोरीज देखी होगी किसी मूवी में या किसी सीरियल में या कहीं पढ़ा होगा, तो वो हमारे पास रिसोर्स का एकमात्र ऑप्शन है फरिश्ता के बारे में, कि ये शुरुआत से लेकर 17th सेंचुरी में इंडिया आता है, तब मुगल पीरियड में, तो उसने ये पूरा डिटेल लिखा है। अब आते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक ने कोई एरिया टेरिटरी गेन नहीं किया, उसने सिर्फ रिप्लेस किया और अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया, कि तुगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड किया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक का ये बेटा है ना, दैट इज़ वर्ड इज बली अहद, है ना, मतलब ये सक्सेसर है उसका, ये क्राउन प्रिंस है और इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको किंग बनना ही बनना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसने अपने किंग के रिस्पेक्ट में एक फिर वही मिलिट्री परेड ऑर्गेनाइज किया था। उस मिलिट्री परेड में क्या हुआ कि इसने एक बड़ा सा पंडाल बनवाया था और उसी के अंदर सुल्तान बैठे रहेंगे, किंग बैठा रहेगा, और जो एलिफेंट है उसको वहाँ पे तरह तरह का एक्टिविटी करके दिखाना है। तो उस पंडाल के अंदर में एलिफेंट अपना एक्टिविटी दिखा रहा था और पंडाल क्रैश कर जाता है, गिर जाता है, सुल्तान के ऊपर में पंडाल की लकड़ियाँ जो होती है वो उसके ऊपर में गिर जाती है और सुल्तान की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे फिर से थ्योरी लागू होती है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी वाली, कि जलाल चीफ है, किंग है, और अलाउद्दीन उसका नेफ्यू है और सन इन लॉ है, तो उसके रहते उसकी डेथ कैसे होती है। यहाँ भी यही कहानी है कि गयासुद्दीन तुगलक इसका फादर है, राइट, किंग है, दैट इज़ सुल्तान, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका सबसे बड़ा बेटा है और क्राउन प्रिंस है। लेकिन इस दोनों जब एक जगह अवेलेबल है तो फिर किंग कैसे, सुल्तान की कैसे डेथ हो सकती है। तो सस्पिशियस सिचुएशन है ना, एक कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, स्मेल आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, अलग अलग रिसोर्स में ये इन्फॉर्मेशन है कि मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा ये डिनाई करता है कि ऐसा मैंने नहीं किया और ऐसा मैं क्यों करूँगा, है ना, क्योंकि उनके बाद तो मुझे ही किंग बनना था। लेकिन ये बात हिस्टोरियन को जमी नहीं, लेकिन कोई इसका प्रूफ भी नहीं है कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अब है कि जब ये किंग बना उससे पहले इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंसेस थे वो क्या थे, तो ये इससे पहले दक्कन का गवर्नर बना दिया गया था, है ना, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आपने देखा था कि महाराष्ट्र का एरिया जो है अलाउद्दीन खिलजी ने टेक ओवर किया था, तो उस एरिया को इसको हैंडल करने के लिए दक्कन भेज दिया गया था। और इसे नायाब उल ममलिकात दैट इज डिप्टी सुल्तान, है ना, डिप्टी किंग को कहा जाता है नायाब उल ममलिकात। तो यही बात ये कह रहा है कि मैं क्यों करूँगा। 1325 से लेके 1351 तक लगभग 26 ईयर ये रूल करता है। अब 26 ईयर में इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज है। बर्नी कहता है कि ही इज ए सच ए जीनियस, है ना, क्योंकि बर्नी इसके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रह रहा है, तो उसने कहा कि ये जीनियस है। लेकिन प्रॉब्लम इसका क्या है, बर्नी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, बर्नी ने कहा है कि लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम से या तो पहले आ गया है या टाइम के बाद आ गया, या तो पब्लिक इसके लिए रेडी नहीं है या पब्लिक के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि ये आप देख रहे हो कॉइन्स, तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉइन चलाए, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको समझो। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या है कि अगर ये सिल्वर का कॉइन है और ये गोल्ड का कॉइन है, तो इस कॉइन में जितना इस वजन होगा, वेट होगा, उसका वैल्यूएशन उतना ही होगा, राइट।
ये गोल्ड का कॉइन है तो इसमें जितना वेट होगा उसका वैल्यूएशन इतना ही होगा, है ना। कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम कर जाता है, मतलब दैट मीन्स क्या कि सिक्के का कोई सेक्शन अगर टूट गया, राइट, तो फिर भी आपको अंधेरे में या किसी को झांसे में लेके आपने उसे उस कॉइन के पूरे वैल्यू के हिसाब से सामान लिया, गुड्स लिए, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि कॉइन्स कौन चलाता है? मैं चला रहा हूँ, किंग चला रहा है, अंतिम लाइबिलिटी तो किंग के लिए। तो मैं सिंबॉलिक करेंसी चलाता हूँ। व्हाट इज द सिंबॉलिक करेंसी? तो सिंबॉलिक करेंसी का मतलब होता है कि जो कॉपर का कॉइन है ना, जो ब्रॉन्ज का कॉइन है, आप इसका वैल्यूएशन मैं जैसे तय करूंगा, मैं जैसे डायरेक्ट करूंगा आपको, उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन होगा। तो ब्रॉन्ज के कॉइन में ये कह रहा है कि इसको सिल्वर के कॉइन के बराबर वैल्यू दीजिए। है ये ब्रॉन्ज का, लेकिन चूंकि अंतिम लाइबिलिटी मेरी है, तो आप इसको सिल्वर के कॉइन के बराबर वैल्यू रख के इसको यूज करें, राइट। अब लोगों को ये बात समझ में आ रही। अभी भी हमारे पास आज मॉडर्न इरा में जो हमारे पास करेंसी है, दैट इज द सिंबॉलिक करेंसी, दैट इज पेपर करेंसी, राइट। अब पेपर करेंसी में मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 10 रुपीज़, राइट। तो 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो 10 रुपीज़ में क्या है, ये पेपर है। इसको अगर कहीं से भी आप काटोगे या कुछ भी, तो एक एक के सिक्के तो निकलने से रहे। तो इसकी अंतिम लायबिलिटी किसके पड़ती है? आरबीआई। आरबीआई आपको कहता है कि जब कोई नहीं लेगा तो आप मेरे पास लेके आओ, दैट इज सिंबॉलिक करेंसी। या हम कॉइन्स चलाते हैं, उसमें लिखा होता है 5 रुपीज़, है ना। तो अब इसमें मेटेलिक कॉइन्स ये नहीं है, ये सिंबॉलिक करेंसी है। कैसे? कि इसका जो मेटल हम मेल्ट करेंगे, तो क्या मेटल मेल्ट करने पे 5 रुपीज़ के इक्विवेलेंट में हमें मेटल मिलेगा? नहीं। इसका जो मेटल मेल्ट करोगे तो 1 से 2 रुपीज़ का आपको मेटल मैक्सिमम मिलेगा। तो इसीलिए देखोगे कि कॉइन्स जो है आप उसको लेके, जैसे कि मान लो कि अगर ऐसा होता कि मेटेलिक कॉइन होता ये सारा, तो हम 5 का कॉइन लेते और उसको मेल्ट कर लेते, और मेल्ट करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर लेते, और जब मेटल का प्राइस हाई होता तो हम बेच देते, राइट, और घर बैठे प्रॉफिट हो जाता। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सॉल्यूशन निकाला कि ये सिंबॉलिक करेंसी होगी, इसमें लिखा होगा 5 रुपीज़, लेकिन इसमें मेटल होगा 1 या 2 रुपीज़ का। ये पेपर करेंसी होगी, इसमें लिखा होगा 10 रुपीज़, और ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होगा, पेपर होगा। लेकिन मेडाइवल के लिए समझना बहुत मुश्किल बात है। तो इसने क्या किया कि शीशे की करेंसी चलाई, इसने लेदर की करेंसी चलाई, राइट, और उसमें मेंशन करवा दिया, जो भी ये मेंशन करवाता है। लोगों को ये बात बिल्कुल अटपटी लगी कि ये कैसे पॉसिबल है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या हुआ कि फेक करेंसी मार्केट में आ गई। लोगों ने खुद का ब्रॉन्ज का जो है करेंसी बना के, चूंकि सिल्वर के वैल्यू का है, तो जब करेंसी जो है बहुत अधिक मार्केट में बढ़ गया, तो रिसेशन, वो इन्फ्लेशन आ गया, और करेंसी का वैल्यू ऐसे भी प्राइस वो हो गया हाई, और करेंसी का वैल्यू गिर गया, राइट। तो उस कंडीशन में कहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने, जो फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके कोर्ट के सामने वो जो कॉइन्स है उसको फेंकना शुरू कर दिया कि भाई तुम अपनी करेंसी रख, क्योंकि उसका वैल्यू लगातार गिरता ही जा रहा था। और जो लेदर की करेंसी थी, तो उसके बारे में मेंशन किया जाता है कि लेदर की करेंसी पे दिल्ली के लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कुछ कुछ लिख के और उसको उसके कोर्ट में फेंकना, उसके पैलेस में फेंकना शुरू कर दिया। और इससे गुस्सा होकर इसने कहा कि मैं दिल्ली वालों को पनिश्ड करूंगा, और सारे लोगों को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि दिल्ली यहाँ है और दौलताबाद यहाँ है, लगभग 1500 किलोमीटर का ट्रेवल है। प्रॉब्लम क्या है कि ये 1500 ना रेलवेज हैं, है ना ट्रक है, ना कार है, कुछ नहीं है। तो सब लोगों को यहाँ आना है थ्रू बैलगाड़ी, है ना, या फिर पैदल। किंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, किंग के लिए घोड़ा है, किंग के लिए और भी चीज़ें हैं, तो वो तो आ जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शनल इसने नहीं रखा कि जब ये कैपिटल शिफ्ट कर रहा था तो इसने ऑप्शनल नहीं रखा कि जिसको मर्जी है चलोगे, जिसको मर्जी है नहीं जाओगे। इसने कहा कंपलसरी हर बंदे को यहाँ जाना पड़ेगा जहाँ मैं कह रहा हूँ, राइट। तो सबको लेके आया। और बर्नी इसीलिए गुस्सा था, क्यों? क्योंकि बर्नी के एक दादाजी थे जिनकी रास्ते में कहीं डेथ हो जाती है, राइट। अब बर्नी के साथ चूँकि इस्लामिक लोग हैं तो उसको दफनाना था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अब रास्ते में मर गए तो कहाँ दफनाओगे, तो आजू बाजू में कहीं उसे दफना दिया गया। जितने भी बुजुर्ग थे, लेडीज़ थी, इसके बारे में बर्नी ने मेंशन किया है कि मंदिर और मस्जिदों के सामने जो भिखारी बैठे होते हैं उनको भी इसने उठा लिया। बर्नी तो आगे बढ़ के कहता है कि गली के कुत्ते तक को इसने उठा लिया कि तुमको देवगिरी वहाँ दौलताबाद में जाके वैसा ही गली बनाएंगे और तुमको वहाँ छोड़ देंगे।
और बर्नी इसमें मेंशन करता है कि ये मुझे कैसे पता है, तो उसने कहा कि जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने दिल्ली के ऊंचे ऊंचे मीनारों पे चढ़ के देखा तो किसी भी घर से धुआं नहीं निकल रहा था। व्हाट इज़ दैट मीन कि जब भी घर में खाना बनता है लकड़ी से, चूंकि जब बनेगा ये मेडावल पीरियड है तो धुआं निकलेगा, दैट मीन्स है कि उस घर में लोग रह रहे हैं, राइट। तो इसने कहा पूरी दिल्ली को मैंने देखा, कहीं से भी धुआं नहीं निकल रहा था, तो दैट इज बर्नी वर्जन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। अब है कि एक किंग बना। अभी मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है, ये नायाबुल ममलिकात है यानी डिप्टी सुल्तान है, डिप्टी किंग है, और इसके बाद ये किंग बनता है। और इसका पूरा का पूरा पीरियड जो है लगभग 26 ईयर का पीरियड जो है ये कंट्रोवर्सी में ही रह जाता है, राइट। एक तो कैपिटल शिफ्टिंग के कारण, दूसरा इसका जो सिंबॉलिक करेंसी है उसके कारण, और एक इसमें और प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि ये हाईली एजुकेटेड पर्सन है, इसको पूरा कुरान याद है, उसको पूरा इस्लामिक लॉज सारे याद है, तो ये किसी भी इस्लामिक जो मौलाना होते हैं या जो इस्लामिक लॉ को बताने वाले, डिफाइन करने वाले होते हैं, तो उसको ये वैल्यू नहीं देता, दैट इज कॉल्ड उलेमा। तो उलेमाओं को ये वैल्यू नहीं करता है और ये चूंकि ये कह रहा है कि मैं खुद जानता हूँ, वहीं अलाउद्दीन है जो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये किसी भी नॉवेल क्लास के लोगों को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं देता है, इसके कारण भी इसके कोर्ट में लोग इससे काफ़ी खफा रहा करते थे। ये सारी बातें हैं। अब इसमें कहा गया क्या कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो ये है कि 1351 में इसकी डेथ हो जाती है थट्टा में, वहाँ पे एक मिलिट्री मूवमेंट चल रहा था। इसको कोई चाइल्ड नहीं था, ये चाइल्डलेस था, लेकिन इसने पहले ही कह रखा था कि जब अगर मेरी डेथ होती है ना, तो मेरा जो कज़न है, एक कोई कज़न था इसका, उसका जो बेटा है फिरोज, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तो मेरे बाद उसी को रूलर बनाना। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होगी थट्टा में, 26 ईयर रूल करेगा, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक को अगला किंग बना दिया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जोग्राफिकल टेरिटोरियल गेन भी करता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉलिटिकल करने के बाद, राइट, कि कैसे टेरिटरी गेन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या क्या होता है। तो दैट इज़ द फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद बिल्कुल उसके द्वारा बताए गए तरीके से 1352 में ये किंग बनता है, और 1388 तक ये किंग रहता है। तो इसका भी अगर आप देख लोगे तो अराउंड 36 ईयर ये होता है ना, 36 ईयर। अब फिरोज शाह तुगलक के पीरियड के बारे में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड देख लो, जलालुद्दीन खिलजी का पीरियड देख लो, तो इन तमाम जगह पर हर बार कुछ ना कुछ परेशानियां थी, है ना। बाहर से अटैक हो रहा है मंगोलों के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी अटैक वगैरह हो रहा है ना। टेरिटरियल गेन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने टेरिटरियल गेन किया। फिरोज के बारे में ये मेंशन किया गया है कि फिरोज के समय में जीरो अटैक हो गया, चूँकि जो मंगोल थे वो डिक्लाइन पे चले गए, है ना, वो धीरे धीरे कोई पावर नहीं रह गया, तो इसके यहाँ जीरो अटैक हुआ। टेरिटरियल बहुत बड़ा एक टेरिटरी, लगभग तमिलनाडु तक के एरिया को कवर करने वाला जो मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड था, तो वहाँ तक मामला पहुँच चुका है, तब इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते हैं, राइट। तो इसमें कहा गया कि जीरो अटैक, है ना, कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो रही है आपके अगेंस्ट में। छोटा मोटा रिवोल्ट होने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी सक्सेसफुली नहीं हो रहा है। तो इसका जो पीरियड है सबसे पीसफुल पीरियड था। लेकिन इसके बारे में हिस्ट्री में मेंशन किया गया है, फिरोज के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि इसका जो पीरियड है ये हाईली करप्ट पीरियड था, कि इसका जो एक फिनांस मिनिस्टर है उसके पास टोटल जो पैसे थे वो दिल्ली सल्तनत का जो एनुअल बजट था उसका दोगुना था, लगभग 6 करोड़ के अराउंड में एनुअल बजट था। उस समय जो करेंसी चल रही होगी सिल्वर की, उस हिसाब से तय होता है, तो उस हिसाब से वो था, और उसके पास 12 करोड़ प्लस मनी था। तो दैट इज़ द पॉइंट। और इसमें एक तो जगह और हिस्टोरियन में अलग अलग जो बुक्स आपको मैंने बताया, तो उसमें बताया कि यहाँ पे करप्शन का ये आलम था कि एक कांस्टेबल, एक आर्मी का जो आर्मी मैन है, वो चूँकि ये मिलिट्री मोनार्की पीरियड है, तो इसके पास रिक्वेस्ट लेके जाता है कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, दैट इज़ द कॉज, मेरा जो ऑफिसर्स है वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो आप कुछ करें। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फिरोज ने, है ना, यहाँ पे उसको पैसे दिए कि तुम जाओ और जाके
दे दो और अपना प्रमोशन ले लो, दैट इज़ द फिरोज शाह तुगलक। तो इसके पीरियड के बारे में कहा जा रहा है कि हाईली करप्शन का जो सबसे मैक्सिमम देखे वो इसके पीरियड में था। इकोनॉमिकली धीरे धीरे ये जो करप्शन है ये पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। और फिरोज शाह तुगलक के डिक्लाइन के बाद तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। जो छोटा छोटा टेरिटरी है इससे निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। अब है वापस आते हैं यहाँ पे जो भी पीपीटी में आपका है, द अपॉइंटेड क्राउन रूलर एज ऑफ 45 इन ठट्टा मोहम्मद एमबीटी के डेथ के बाद। अब है कि इतना आसान भी तो नहीं होगा, तो जब ये किंग बना तो इसको कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया। द फर्स्ट नेम इज दावर मलिक। दावर मलिक कौन है? तो ये इसने कहा ये जो एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक है उसके सिस्टर का बेटा है, तो उसने ये कर दिया कि मैं नहीं मान रहा। एक मिनिस्टर था ख्वाजा जहां, ये के ख्वाजा जहां, इसने ये भी मानने से इनकार कर दिया कि मैं आपको किंग नहीं मान रहा, है ना। और एक बंदा था दैट इज नेम वाज गयासुद्दीन, है ना। तो इसके बारे में कहा गया कि ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का एडॉप्टेड सन है, इसको किंग बनना चाहिए। लेकिन ये सब कोई बड़ा मैटर नहीं है। फिरोज शाह तुगलक ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को डेथ पेनल्टी दे दिया, किसी को भगा दिया और इस कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद फिर इसके अगेंस्ट में उस तरह की कभी कॉन्स्पिरेसी हुई नहीं, राइट। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये कैसे वो रूलर बना, उसके पीरियड का जो मेजर पॉइंट था वो हम लोगों ने देखा। अब है तुगलक पीरियड में हमें जोग्राफिकल गेन क्या क्या हुआ है, मतलब दिल्ली सल्तनत को क्या क्या जोग्राफिकल गेन हुआ, कहाँ कहाँ एक्सपेंशन हुआ, इसके बारे में बताया गया। तो इसमें मेंशन किया गया है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 32 सुल्तान हुए, पूरा टू स्लेव टिल जो है वो लोदी। तो 32 किंग्स हुए हैं, 32 सुल्तान्स हुए, जिसमें से सब ने अपना टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं किया है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं किया है। इल्तुतमिश ने किया है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, राइट। रेस्ट ऑल जो है वो अपना अपना टेरिटरी, जब उनके पास जो भी एरिया था उसी पे रूल करते रहे, लेकिन टेरिटरी अपना एक्सपेंड नहीं कर पाए। ये कुछ ही करता है। इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा ही था, ऐबक के बाद जो ये बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको डिटेल में। मलिक काफूर की जो है कंट्रोल में एक आर्मी कन्याकुमारी तक चली जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक साउथ की ओर बढ़ना शुरू करता है और महाराष्ट्र कर्नाटका के एरिया को टेक ओवर करते हुए तमिलनाडु की ओर घुसने की कोशिश करता है। फिर एरिया कम होने लगता है, लोग रिवोल्ट करते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। पूरा तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह के बाद सैयद डायनेस्टी बहुत छोटा सा पीरियड था। लोदियों के टाइम में बहलोल लोदी जो है लोदी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। लोदी डायनेस्टी में 3 किंग हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मार दिया ये बाबर ने, तो मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। तो बहलोल लोदी एस्टेब्लिश करता है लोदी डायनेस्टी को, ये अफगान है। लेकिन सिकंदर लोदी ने अपने टाइम में कुछ टेरिटरी गेन की थी, क्योंकि तुगलकों के पीरियड में क्या हुआ कि जो भारत था, जिसमें पूरा पाकिस्तान, आप भारत का पूरा एरिया, बांग्लादेश देख रहे हो, इसमें से मैक्सिमम एरिया निकल गया। मैंने अभी आपको बताया था अज दिल्ली लापालम। तुगलक डायनेस्टी के लेटर तुगलक जो थे, फिरोज शाह के बाद वाले जो रूलर्स थे, उसमें ये थ्योरी चलती थी कि अज दिल्ली लापालम, यानी दिल्ली का किंग जो है वो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो दिल्ली से लेके दिल्ली के पालम गांव तक ही जा पाते हैं। टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर भी नहीं होगा, राइट। तो ये फ्रेज फेमस हो गया था। तो ये पूरा टेरिटरी, पूरा यूपी निकल गया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब एरिया निकलता चला गया। तो वापस से जब ये लोदी डायनेस्टी आएगी तो उसमें सिकंदर लोदी कुछ एरिया गेन करने की कोशिश करेंगे, राइट। दैट इज द ये। तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। अब है कि क्वेश्चन आपके पास बार बार आएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दिल्ली सल्तनत है, इस सल्तनत में सबसे बड़ा टेरिटरियल किंग कौन था, है ना। सबसे बड़ा टेरिटरियल सुल्तान कौन था या किस डायनेस्टी के पास था? तो दैट आंसर इज तुगलक डायनेस्टी, राइट। ये याद रखना हमेशा कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के पास दिल्ली में जितने भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए, किंग हुए, उनमें से सबसे बड़ा टेरिटरी जो है वो एमबीटी और एफएसटी के पास है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के पास है। भले उसके बाद डिक्लाइन हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसके पास सबसे इन लार्ज टेरिटरी था, तो दैट इज तुगलक डायनेस्टी के बारे में।
उसमें मेंशन किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी जो नॉर्थ इंडिया कनक्योर करता है, आपको मैंने बताया था कैसे गुजरात को कनक्योर किया, कैसे राजस्थान के एरिया को कनक्योर किया, है ना। बलवन के बारे में आपको मैंने बंगाल वाली पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे बुगरा खां को बंगाल का इंचार्ज बना दिया गया था कंट्रोल करके। साउथ में अलाउद्दीन गया, है ना, दैट इज मलिक काफूर, लेकिन उसने उस टेरिटरी गेन नहीं की, सबको लूटा और लूटने के बाद उससे जो भी पैसे थे लिए और वो कहा कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग चलाओ, राइट। तो इससे क्या हुआ, तो सबसे पहले जो साउथ का जो महाराष्ट्र का एरिया टच कर रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक उस एरिया को कंट्रोल करता है और वो आगे बढ़ते रहता है ना। तो साउदर्न एक्सपेंशन वाज सिग्निफिकेंट अंडर एमबीटी, है ना, राइट। तेलंगाना, द्वार समुद्र एंड मदुरई। तेलंगाना को 1329 में, द्वार समुद्र को 1329 में और मदुरई को 1331 में ये कंक्योर करता है, इस ओर बढ़ता है और वहाँ पर अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल में अलाउद्दीन से प्रॉब्लम नहीं हुआ लोगों को, राइट। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है कि अलाउद्दीन गया, मलिक काफूर आर्मी लेके लूटा, लूट के वापस आ गया, तो लोगों को इसका जो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। हाँ, नॉर्थ में है, पता है कि फलाना फलाना किंग है या सुल्तान है, साउथ अभी इससे बचा हुआ था। अब मोहम्मद बिन तुगलक इस एरिया को टेक ओवर करता है और इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेता है और एडमिनिस्ट्रेशन में लेके इसमें सूबा बना देता है, यानी कि प्रोविंस बना देता है। अब वापस से एक बात समझते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोविंस। तो जब प्रोविंस बनेगा, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, तो प्रोविंस बनेगा तो इक्ता सिस्टम आएगा। व्हाट इज़ द इक्ता सिस्टम, मैंने बताया था कि ये अलग अलग आर्मी कमांडर को या अलग अलग ऑफिसर्स को एरिया दे दिया जाएगा कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, 2 आर्मी मेंटेन करो, एक सेंटर के लिए, एक प्रोविंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, ये तमाम चीज़ें यहाँ आपको करनी है। इससे क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया, कि इससे प्रॉब्लम शुरू हो गया कि अब लोगों को जजिया देना पड़ रहा है, इस्लामिक टैक्स, या लोगों को अब पता चला कि इस्लामिक रूलर का टैक्सेशन सिस्टम क्या है, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्ता। अब दिल्ली सल्तनत को क्या प्रॉफिट हुआ और यहाँ से कैसे रायता फैला फिरोज के टाइम में। अब आप समझो इसमें क्या फिरोज शाह तुगलक के साथ समस्या क्या थी। समस्या ये है कि नॉर्थ तो पहले से कनक्योर था, राइट। वहाँ तो इक्ता जो है वो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, अलग अलग उसमें ऑफिसर्स के बीच में, राइट, ये बांट दिया गया है। अब इसमें क्या है कि आपने टोटल एस्टिमेट किया, दिख रहा है ना, कि मान लो कि 1 लाख आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो 80,000 होता है। अब इस 80,000 में क्या है कि आपको दोनों आर्मी मेंटेन करनी है, राइट। गवर्नमेंट कह रही है कि 1 लाख आपको आ रहा है, आपको रिसीव हो रहा है 80,000, और इसमें आपको कहा गया 2 आर्मी मेंटेन करना और रेस्ट जो है 30,000 आप मुझे भेजोगे एनुअली, राइट। अब इसमें है कि वो तो आप कम नहीं कर सकते हो, तो 30,000 तो पहले सेंटर को भेज दो, बचा 50। अब यहाँ पे 50 में आपको आर्मी मेंटेन करनी है, जो काफ़ी टेक्निकल मुश्किल होगा। तो अब आप क्या करोगे, तो लोगों से ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करोगे, और जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि लोगों से आप ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश करोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद रिवोल्ट होगा। क्योंकि कभी फेमाइन आता है, कभी बारिश हुआ, कभी बारिश नहीं हुआ, तो फसल उस हिसाब से होता है। अभी भी इंडिया में यही सीन है कि मानसून अच्छा तो फसल अच्छा, मानसून खराब तो फसल खराब। तो इससे क्या हो गया कि इससे रिवोल्ट का एक मैटर आया कि भाई कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, और फिर छोटे छोटे डायनेस्टी का इमरजेंस होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब साउथ के एरिया को एमबीटी ने कंक्योर किया, तो यहाँ पे फ्रेश लैंड है, अभी यहाँ पे एस्टिमेटेड और एक्चुअल का आता पता नहीं है। तो जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं, ऑफिसर हैं, तो वो इधर जाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये अलॉटमेंट को लेके सबका ध्यान जो है इस ओर है कि भाई मुझे वहीं अलॉटमेंट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये फिरोज शाह के टाइम में एक मेजर प्रॉब्लम आ गया कि ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है और एक्चुअल रेवेन्यू है, इसके लिए वर्ड आया है, ये मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास में, मवाजिल और फवाजिल। एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू क्या हमें मिलता है, तो ये यहाँ से परेशानी का शुरू हो जाता है। साउथ में जब हम जाते हैं तो सब लोग साउथ की ओर जाना शुरू करते हैं, और
समस्या आती है। और साउथ चूँकि जोग्राफिकली काफ़ी चैलेंज्ड एरिया है, दक्कन का एरिया जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का एरिया काफ़ी जोग्राफिकली चैलेंज्ड है, तो यहाँ रूल करना भी उतना आसान नहीं रहेगा, राइट। यहाँ पे साउथ में इसने कहा गया कि इसने 6 नए सूबे बना दिए, सूबा दैट इज प्रोविंस, फिर इसमें गवर्नर होगा, गवर्नर के नीचे है ना दैट इज सूबेदार, सूबेदार का नीचे फिर सिख होगा, सिख के नीचे फिर परगना, परगना के नीचे फिर गांव। तो इस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन शुरू हो जाएगा। ये आपके पास पॉलिटिकल मैप है जो आप देख रहे हो कि तुगलक डायनेस्टी के पीरियड में जो ये सेक्शन था, ये सेक्शन पूरा का पूरा तुगलकों का एरिया है। इसमें ये वाला जो मेजर एरिया है ये अलाउद्दीन ने कैप्चर करके दिया था। ये छोटा सा एरिया जो है वो उड़ीसा वगैरह का वो शायद अलग रहता है ना, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाता। तो ये वाला सेक्शन तो अलाउद्दीन ने दिया था, तो अलाउद्दीन वाला ये ऐड हो गया, गुजरात और राजस्थान का एरिया और कुछ साउथ का एरिया, दक्कन का, महाराष्ट्र का एरिया, राइट। रेस्ट ये सारा सेक्शन इल्तुतमिश और बलबन ने कवर किया था, राइट। और ये वाला जो नया एरिया है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पीरियड में कंक्योर किया था, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया था, ठीक है। अब है 1333 मार्क द पीक एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत अंडर एमिटी द सुल्तान प्रोविंस रीच्ड 31 स्टेट्स। तो 31 स्टेट्स तक मामला चला जाता है। सल्तनत एज द टाइम इंक्लूडेड सिंध, बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि प्रोविंस के नाम जो अभी के हिसाब से है कि हमारा अभी कौन कौन सा एरिया है। तो ये सिंध पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, यहाँ से इंडिया का एरिया शुरू होता है। ईस्ट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नॉर्थ एंड सेंट्रल तमिलनाडु, लास्ट का तमिलनाडु का कुछ सेक्शन रह जाता है। तो लगभग ये हो गया कि पूरा इंडिया, पूरा लगभग पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश का एरिया ये तुगलक डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल में है। ये पूरी बातें इसमें बताई गई है। अब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अमेंडेड एकता सिस्टम न्यू एरियाज, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि न्यू एरियाज में कहाँ एकता सिस्टम, तो साउथ के सेक्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में न्यू एकता सिस्टम लॉन्च किया, है ना। ये लैंड अलॉटेड करता है लोगों को, जो उसके ऑफिसर्स ग्रुप के लोग हैं। ये वही बातें लिखे, दिस इज वेयर द सूबेदार अपॉइंटेड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंड This administrative approach, particularly the Ikta's newly conquered area, led along local people due to neglect by the administration, right? तो वही सारी बातें हैं कि साउथ में जाके वो एकता सिस्टम को वो डेवलप करता है और वहाँ के लोगों को ये दिखाता है कि एकता सिस्टम वहाँ पे है ना। तो एक हो गया वो करेंसी वाला मैटर जो मैंने आपको समझाया था, दैट इज सिंबॉलिक करेंसी। एक हो गया जो पॉलिटिकली वो कैपिटल को शिफ्ट करता है और साउथ में एकता को लॉन्च करता है, राइट। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा दो किंग ऐसे हुए, एक दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे और एक देखोगे मुगल में। तो दिल्ली सल्तनत में जो है फिरोज शाह तुगलक, वो मुगल में बिल्कुल शाहजहाँ की तरह बिहेव करता है कि शाहजहाँ ने भी मल्टीपल काम किए, है ना, ताजमहल बनवाया, दिल्ली में लाल किला बनवाया और भी बहुत सारे काम किए। तो फिरोज को जो वो वास्तुकला है ना, आर्किटेक्चर है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इसने तो मल्टीपल शहर ही बसा दिया, जैसे हरियाणा में आज जो है दिल्ली से लगा हुआ फिरोजाबाद, जैसे यूपी में एक सिटी है दैट इज़ जौनपुर। और ये जितने भी किंग होंगे ये दिल्ली में अलग अलग सिटीज़ बसाएंगे, राइट। तो गयासुद्दीन एक फोर्ट में रहेगा तो वो उसका हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक अपना एक बनाएगा जिसे कहते हैं सीरी, और ये बनाएगा फिरोज शाह कोटला, जहाँ पे आप स्टेडियम देख रहे हो, तो फिरोज शाह कोटला हो गया। इल्तुतमिश और बलबन वाला जो पूरा सेक्शन है वो अलग अपना मेहरौली के एरिया में रहा करता था दिल्ली के। फिर आगे जब लोधी आएंगे तो वो आगरा शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, जो कि दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम था। फिर अकबर का आना होता है तो आगरा से भी वो फतेहपुर सीकरी चला जाता है, तो आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच में उसका सारा मैटर रहता है, जहांगीर। फिर जब शाहजहाँ आता है तो उसने दिल्ली में लाल किला बना दिया और वहाँ सेटल हो गया और फिर दिल्ली ही कंटिन्यू कर गया। तो दैट इज़ द ये। तो आर्किटेक्चर में इसको काफ़ी इंटरेस्ट था, इसने मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाए जो कि बहुत पहले का है तो एज इट इज़ ये नहीं रह पाया। और जैसे ताजमहल है कि उसमें वाइट संगमरमर यूज़ किया गया एंड ऑल दैट थिंग्स, तो वो सर्वाइव कर गया चूँकि ब्रिटिशर्स का इमरजेंस होता है और उसने प्रोटेक्ट कर दिया।
अगर ब्रिटिशर्स नहीं होता, मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई और रूलर होता या कोई और किंग होता, तो हो सकता है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। तो इसके भी जो भी खंडहर मिले हैं, है ना, वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, तो इसको इसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो आपको मैंने बताया कि फिरोजाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, और दिल्ली में कोटला फिरोज शाह हो गया। इसके अलावा क्या है, तो दीवान-ए-इंसा, मिनिस्ट्री ऑफ करस्पॉन्डेंट्स, है ना, जो बनाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका इंपॉर्टेंस डाउन हो गया। इसकी जगह पर क्या, इसके अलावा और क्या क्या है, दीवान-ए-बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। तो फिरोज शाह तुगलक इसके लिए बहुत जाना जाता है, स्लेव के लिए। फिरोज शाह के अपने स्लेव्स जो थे वो 40,000 थे। आप स्लेव शुरू से देख रहे हो कि गौरी का स्लेव को ऐबक, ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश, है ना, तो हर किंग के पास अपना स्लेव था। लेकिन स्लेवरी में इसने बहुत काम किया कि इसके खुद के स्लेव जो हैं वो 40,000 हैं, है ना, ये पर्सनली ऑन करता है। आप इससे कई काम ले सकते हो। ये जो स्लेव है, कुछ स्लेव होता है जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए यूज होता है, कुछ स्लेव होगा जो मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होगा, कुछ स्लेव होगा जो मिलिट्री के लिए यूजफुल होता है। आप उसको आर्मी बना के उसके साथ कर सकते हैं, वो आप उसको ऑन करेंगे, है ना, जो बाहुबली मूवी में दिखाया गया था कडप्पा के बारे में, राइट। अब यहाँ पे है कि फिरोज के जो कोर्ट है और कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनका और फिरोज का सबका टोटल स्लेब जोड़ देंगे तो 1,80,000 स्लेब्स हैं फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में, राइट। और इससे वो कोई भी काम ले सकता है। यहीं से एक वर्ड आया था, दैट इज कॉल्ड कारखाना, कि इन स्लेब्स के लिए जहाँ खाना बनता था, दैट इज कारखाना, कि भाई यहाँ पे स्लेबों को खाना दिया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, ट्रेंड किया जाता है मिलिट्री और सिविलियन टास्क दोनों के लिए। फूड फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली गई, दैट इज फूड फैक्ट्री, जिसको मैंने अभी बताया कारखाना। अब इसने क्या किया फिरोज ने, कि स्लेव को बेचने पे बैन कर दिया, कि कोई भी बंदा इंडिया से स्लेव को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हमें स्लेव चाहिए। तो इंडिया से स्लेव एक्सपोर्ट बंद हो गया, और जो मेजोरिटी में स्लेव होल्ड था वो फिरोज और फिरोज का कोर्ट कर रहा था। तो स्लेवरी के लिए इसने अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, दैट इज कॉल्ड दीवान-ए-बंदगान। इसके अलावा फिरोज ने क्या किया, दैट इज दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात, तो इसमें क्या है, सोशल वेलफेयर फंड बाय जक़ात, सदका कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम साइड्स, 20 ग्रांट्स in दिल्ली, मैंगो ग्रेप्स बिल्ड हॉस्पिटल इंक्लूडिंग दारुल सफ़ा, है ना, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू पुअर मुस्लिम फैमिलीज। अब इसमें क्या है, इसको समझिए कि दीवान-ए-खैरात एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी और वेलफेयर। अब इसमें चैरिटी और वेलफेयर का पैसा कैसे आएगा, तो कहा गया, इस्लाम में बताया गया था कि 4-5 काम है इस्लाम में जो लोग करता है ना, उसमें से एक था जक़ात, कलमा नवाज, जक़ात, हज और रोज़ा। ये 5 चीज़ें होती हैं जो हर इस्लामिक लोग को करना चाहिए। तो जक़ात एक टैक्स है ना, तो आप अपने टोटल एनुअल इनकम में से जो आपका खर्चा है उसको माइनस करके जो रेस्ट बचता है उसका सम परसेंटेज जो है पब्लिक वेलफेयर में खर्च करें, ऐसा इस्लामिक मान्यता है। तो आप कहाँ करते चलोगे, तो इसके लिए इसने कहा दिया कि आप किंग को ही दे दो, टैक्सेशन लगा दिया है, आपको यहाँ पे दे दीजिए, राइट। अब ये पैसा दे दिए तो इसको पब्लिक वेलफेयर में खर्च किया जाएगा। कहाँ खर्च किया जाएगा, बिल्ड हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड क्या, दारुल सफ़ा, है ना, वहाँ पे किया जाएगा। और इसने बहुत सारे बाग बगीचे बनाए, गार्डन्स बनाए, और उसमें प्लांटेशन करवाया, और उस प्लांटेशन के इनकम से एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉफिट होता, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। अब कह रहा है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल एड ऑन पुअर मुस्लिम फैमिलीज। इसके अलावा उसने मुस्लिम फैमिली को मल्टीपल टाइम पर एड भी प्रोवाइड करवाया, राइट। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में ये एक डिपार्टमेंट बहुत काम करता है। इसके अलावा इसने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ही बना दिया इन दिल्ली में। दिल्ली में एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया, करने में फिरोज तुगलक से पॉपुलरिटी, कि जिसको जिसको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, वो आइए यहाँ पे, गवर्नमेंट आपको यानी कि किंग आपको जॉब देगा। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWC, राइट। दीवान-ए-इमारत, अभी मैंने बताया था कि इसी दीवान-ए-इमारत के बिहाफ पर इसने फिरोजाबाद, जौनपुर, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह, ये तमाम चीज़ें एस्टेब्लिश की। तो सुल्तान जो है वो पर्सनली कंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, रिस्टोर ओल्ड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट न्यू वन, रिस्टोर सिटीज, बिल्ड कैनाल, पॉन्ड्स एंड वेल्स, चूँकि इरीगेशन के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, तो ये सारा चीज़ ये बनवाता है। हौज खास बनवाता है, अभी भी दिल्ली में हौज खास है, एक दो है, दैट इज़ द वाटर टैंक, हौज अलाही और हौज खास।
तो हौज इलाही बनाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जब दिल्ली सल्तनत जस्ट उसके बाद वाले क्लास में, तो उसमें ये पूरा हम लोग डिटेल करेंगे किसने क्या क्या बनवाया था। तो हौज खास जो है फिरोज शाह तुगलक बनवा रहा है, हौज इलाही अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। तो दिल्ली का जो है मेजोरिटी में जो चीज़ें बनाई गई थी वो इसके पीरियड में बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक के बारे में नहीं बताया कि दीवान इमारत यानी आर्किटेक्चर में इसको विशेष इंटरेस्ट था, तो इसने अलग डिपार्टमेंट ही बना लिया। इसके अलावा क्या है, दीवान इस्तेहाक पब्लिक ग्रीवांस डिवीजन, लिस्ट रिफॉर्म बाय फिरोज लाइकली सेंट्रलाइज्ड और फॉर्मलाइज इट सर्व द प्लेटफॉर्म ऑफ हैविंग पब्लिक कंप्लेंट्स। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या किया कि आपको जो भी किंग से या किंग के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी कंप्लेंट्स हैं, उस आपका वो कंप्लेन आप दे सकते हो, डाल सकते हो, लोगों को लिख के दे सकते हो। इसके लिए एक अलग ही दीवान डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड दीवान इस्तेहाक, है ना, ताकि आप अपने सजेशंस दे सको और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया जा सके। अब यहाँ पे क्या है कि सैलरी सिस्टम में क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सैलरी कैश में भी मिल सकता है, ठीक, या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में और ग्रांट में भी मिल सकता है। फिरोज के टाइम में क्या प्रॉब्लम हुआ कि एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल एरिया है और बहुत बड़ी आर्मी है, राइट, तो उसमें इसने सैलरी कैश में देना बहुत कम कर दिया। क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले आप कलेक्ट करो फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर कलेक्ट करो फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, लूप हो जाता है जहाँ पैसे इधर से उधर हो सकते हैं। तो इसने कहा कि मैं आपको ग्रांट दे देता हूँ, इक्ता दे देता हूँ। तो पहले इक्ता बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा था, ऑफिसर्स को दिया जा रहा था, मिलिट्री कमांडर्स को दिया जा रहा था। अब यहाँ पे छोटे लोअर रैंक ऑफिसर्स को भी इक्ता देना शुरू कर दिया गया, है ना। और जो सबसे लोअर थे उनको भी कैश में रिसीव हो रहा था, लेकिन जो बी ग्रेड ऑफिसर्स थे उनको भी इक्ता दिया जाने लगा। सी ग्रेड यानी कि आप समझ लो कि डीएसपी, दरोगा, इन लोगों को भी इक्ता अलॉट किया जाने लगा। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इक्ता जब आप बांटोगे तो उससे परेशानी क्या होगा कि रेवेन्यू कलेक्शन में लोगों के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रेशर ज़्यादा डालेगा, राइट। तो मौर्यन डायनेस्टी में आप देख रहे हो या और भी डायनेस्टी में, जब तक ये फ्यूडलिज्म नहीं आया था तो हम लोग कलेक्ट करते थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट करता था रेवेन्यू और डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने वर्कर्स को। अभी भी देखोगे आप ऐसा कर दोगे कि एक डीएम को जो सैलरी मिलती है या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको जो सैलरी मिलती है, उस डिस्ट्रिक्ट से जितना भी रेवेन्यू आएगा वहीं से वो आप अपना सैलरी निकाल लीजिए, तो फिर तो रायता फैलेगा ही फैलेगा। तो ये समस्या आ गई, है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि अलाउद्दीन के टाइम में जो इक्ता सिस्टम था वही सारी बातें कि निचले लेवल के ऑफिसर्स को भी ये दिया जाने लगा। अब है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक अच्छा और काम किया था कि अपॉइंटमेंट में मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट। तो फिरोज शाह तुगलक से पहले तक क्या हो रहा था कि आपके फैमिली बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है ना, कि आपका नॉवल फैमिली से होना ज़रूरी है आपके, तब आपका एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स के रूप में रिक्रूटमेंट होगा। फिरोज ने कहा कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एलिजिबिलिटी, आपका जो है मेरिट में होना, ना कि नॉवल फैमिली से होना। तो अगर आपके पास मेरिट है तो आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये भी एक है, ये मेडिवल में और एंशिएंट में काफ़ी वो हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं होता था, पहले आपका नॉवल फैमिली से होना बहुत ज़रूरी होता था, राइट। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक से पॉलिसी ऑन सोल्जर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे एक छोटी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई कि ये जो सोल्जर्स हैं इनको टाइम टू टाइम प्रमोशन चाहिए। अब चूँकि आर्मी बड़ी है और रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा है और अलग अलग तरह का करप्शन का इशू है, तो इनको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिल नहीं रहा था। उस सिचुएशन में ये एक रिवोल्ट का सिचुएशन क्रिएट होगा। मेड मिलिट्री एंड एम्प्लॉय पोजीशन परमानेंट एंड हेरिडेटरी इंट्रोड्यूस एंड मेड इक्ता सिस्टम हेरिडेटरी ऑफ सोल्जर्स एंड एम्प्लॉयज एंड न्यू पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रोड्यूस मेड द इक्ता लैंड ग्रांट सिस्टम हेरिडेटरी फॉर सोल्जर्स एंड एम्प्लॉयज एज ए न्यू पॉलिसी। अब कह रहा है कि आप अगर सोल्जर बन गए हैं तो आपके परिवार के लोग भी सोल्जर बन सकते हैं और ये जो इक्ता आपको मिला है ये कंटिन्यू आप ही के फैमिली के पास रह जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि कहीं भी इकोनॉमिकल अगर डिस्टरबेंस होगा तो वो डायनेस्टी, वो किंगशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हुआ कि फाइनेंशियल और मिलिट्री सिचुएशन जो है गड़बड़ हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जो फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट किया था और कैपिटल को शिफ्ट किया और तमाम तरह के जो कार्य थे, उससे क्या हो गया कि फाइनेंशियली ये अनस्टेबल हो गया। अब ये आ गया फिरोज़ के हाथों में, फिरोज इसको लाख चाह के भी ठीक नहीं कर पाया। फिरोज रिड्यूस मिलिट्री कैंपेन एंड द ओवरऑल नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो इन्होंने स्टार्ट किया कि मैं मिलिट्री कैंपेन अब नहीं चलाएंगे, है ना, सोल्जर्स को रिड्यूस कर दिया और मिलिट्री कैंपेन नहीं चलाया, तब भी वो ठीक नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट क्या है कि कर रहा है इंटरनल रेवेन्यू। अब जैसे ही रेवेन्यू आपका वीक होगा, इंटरनल रेवेन्यू शुरू हो जाएगा, कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाएगी, है ना। फिरोज के बाद, अभी नहीं, तो फिरोज के टाइम में क्या हुआ कि इंटरनल रेवेलियंस कोई नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि करप्शन सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंटरनल रेवेलियंस नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बाहरी अटैक नहीं है। इन सब के बावजूद भी वो इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाया, राइट। मेंटेन्ड मिनिमम पीस एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इट वाज ए पीरियड ऑफ एक्सट्रीम करप्शन। यही मैं आपको बार बार कह रहा था कि एक्सट्रीम करप्शन का ये पीरियड है। टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज 6 करोड़ 75 लाख, है ना। ए सिंगल हाई रैंकिंग ऑफिसर आरिज ममालिक, आरिज ममालिक होता है मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड, है ना। मुल्क वसीर मुल्तानी इसका नाम था, और इसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी था वो 13 करोड़ था, राइट। तो सल्तनत का जो एनुअल रेवेन्यू है वो 6 करोड़ 75 लाख है, और एक बंदे के पास 13 करोड़ के पास है। द मिलिट्री बिकम वेरी वीक अंडर हिज रूल। फिरोज शाह तुगलक डायरेक्टली ब्लेम्ड द दिल्ली सल्तनत वीकेंड स्टेट विच लेड टू इट्स डाउनफॉल, है ना। फिर वही बात है कि इकोनॉमी जैसे ही डिस्ट्रॉय होगी, डेफिनेटली 100% ये है कि वो डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन पर आ जाएगी, और करप्शन जो है वो धीरे धीरे अंदर से चीज़ों को खोखला करता जा रहा है, इम्प्टी करता जा रहा है, राइट। तुगलक पीरियड, फॉरेन इन्वेजन, मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में थोड़ा बहुत होगा भी, और पीरियड मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज के टाइम में तो कुछ होना नहीं, और फिरोज के बाद लेकिन बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिसमें आप देखते हो कि सबसे मेजर अटैक जो होता है वो तैमूर लंग का अटैक होता है, राइट। तो इसमें कह रहा है कि मंगोल इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट मोहम्मद बिन तुगलक, although Mongol power declined, the threat didn't entirely vanished. MBT potential shift to capital दौलताबाद to avoid attacks, है ना। अलाउद्दीन के टाइम में भी मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन के टाइम में जब मंगोल अटैक हुआ था तो अलाउद्दीन को भागना पड़ा था दिल्ली छोड़ के, इतना पावरफुल रूलर होने के बावजूद भी। MBT के टाइम में भी ये होगा, वो भी ले दे के मामला सेटल करता है। तरमा सीरी एक्योर्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग MBT, ये भी मैंने आपको बताया अभी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जब अटैक हुआ था तो ये भी पैसा दे के एडजस्ट किया था, अरे भाई ले दे के ख़त्म करो, तुम यहाँ रुकेगा नहीं, राइट। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो तरमा सीरी के अटैक हुआ था ड्यूरिंग MBT रीच यूपी, रीचिंग यूपी वाइल MBT वाज इन देवगिरी। MBT पेड ए लार्ज सम सेंट ऑफ अटैकर्स अवे, ये बढ़ते हुए यूपी तक आ गया था, और इसको बहुत सारा पैसा दे के, चूँकि MBT देवगिरी में था, अच्छी बात थी, बच गया, नहीं तो वहीं मारा जाता। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक रीजन वाज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, राइट। तो फिरोज के टाइम में कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब आते हैं वापस से, तो मेजर अटैक इंडिया में हुआ जिससे इंडिया का पॉलिटिकल जोग्राफिकल सिचुएशन चेंज हो गया, वो दैट इज़ तैमूर लंग्स अटैक। तैमूर लंग का अटैक आप 1398 में, फिरोज शाह जा चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक जा चुका है, लेटर तुगलक का पीरियड चल रहा है। इस पीरियड में द फेमस तैमूर, है ना, तो या जो इसमें सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम रखा है तैमूर, तो इसी के, ये मिडिल एशियाई है, राइट। इसी के फैमिली से बाद में बाबर का इमरजेंस होगा, है ना, वहाँ से चलता हुआ बाबर अकबर जो तमाम लोग हैं ये तैमूर की फैमिली से, तैमूर की 13वीं पीढ़ी है, 13th जनरेशन ऑफ तैमूर फैमिली इज़ बाबर, राइट। तो यहाँ पे ये इसका अटैक होता है, और इकोनॉमिकली क्रैश था ही, अंदर में अब सिचुएशन ख़राब हो चुका है, कोई पावरफुल रूलर का इमरजेंस हुआ नहीं है, तो तैमूर के अटैक ने सब कुछ खोल दिया। और इसके बाद क्या हुआ, जब तैमूर लंग वापस जाता है तो बहुत तेज़ी से तुगलक डायनेस्टी से टेरिटरी निकलना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे बताया गया ड्यूरिंग द लेटर तुगलक पीरियड 1398 में, है ना, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये इसका इसमें रूलर है, दैट नेम वाज नासरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह तुगलक।
दिल्ली दिस टाइम, तैमूर बैकग्राउंड, ये मंगोल, नोट ए मंगोल बट ए तुर्क। मैंने बताया कि कजाकिस्तान समरकंद बुखारा के एरिया का है, सेंट्रल एशिया से आता है। 1336 में ये पैदा हुआ होगा। केम टू पावर टू समरकंद, है ना, अभी मैंने बताया समरकंद बुखारा। 1369 कंक्योर मच सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ इराक, ईरान एंड अफगानिस्तान। इसका नाम इसलिए पड़ा तैमूर लंग कि ये इस बंदे के एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल बात करते हैं, ये हम लोगों के लिए तो हमलावर है, बिल्कुल है, कहीं कोई इसमें मना नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ये किसी किंग का बेटा नहीं था। इसने अपनी छोटी सी आर्मी बनाई, अपनी आर्मी बनाई, और उसको इनलार्ज करते करते आप देख रहे हो कि इसके टेरिटरी में ईरान, इराक, अफगानिस्तान और मिडिल एशिया का एरिया है, समरकंद जो कजाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है। तो काफ़ी लार्ज एरिया को कंक्योर किया, जोग्राफिकली एक्सपेंस किया है ना। इंडिया पे इन्वेजन किया। तो सवाल है कि इंडिया पे इन्वेजन या अटैक क्यों करेगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कोई बंदा इंडिया पे अटैक कर रहा है तो उसका सिंगल कारण है रेवेन्यू। क्योंकि आप इंडिया के सराउंडिंग में जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर आप ऑयल वाला मैटर हटा दो तो कहीं कुछ नहीं है ना। पूरा इंडिया जो है, इंडिया से फर्टिल एरिया ही नहीं है इस पूरे दूर तक। आप यूरोप चले जाओगे फिर वहाँ जाके कुछ ऑप्शन है, वो भी सर्टेन एरिया में। तो ये सबसे फर्टिल लैंड है, तो रेवेन्यू कलेक्ट यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्रॉप्स हो रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप्स हो रहे हैं, तो बहुत रिच एरिया था। तो ये मेन मोटिव क्या है? वेल्थ, प्लंडर एंड वेल्थ। 1397 में निकलता है, दिसंबर 17 1398 को ये दिल्ली पहुंच जाता है, और 13 डेज, आप समझ लो 13 डेज तैमूर लंग की आर्मी दिल्ली में स्टेबल करती है, रुकती है, और उसके बाद ये अपना यहाँ रह के बहुत सारे डिसीजंस लेता है। ऐसा नहीं कि वो 13 डेज रह के किसी बैरक में, वहाँ रह के पूरा लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं वो इशू करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद तैमूर के जाने के बाद समस्याएं और बिगड़ जाती है। 6 बिलियन बिस्कल, है ना, दैट इज सिल्वर क्वाइन। तो आप समझ सकते हो कि तैमूर ने जो भी अलाउद्दीन लेके आया था या जो भी और लोग लेके आए थे वो सब तैमूर लेके चला गया। या मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में जो बेहतर हुआ था, या अलाउद्दीन ने जो रेवेन्यू जमा किया था। तो तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खां, है ना, गवर्नर ऑफ पंजाब, टू गवर्न और टू रिपोर्ट। आपको गवर्न भी करना है और रिपोर्ट भी करना है और टैक्स भी हमें भेजना है ना। लेकिन एक सर्टेन टाइम में जब तैमूर की डेथ हो जाती है, दिस एरिया वाज लेटर हैंडेड ओवर द न्यू सैयद डायनेस्टी फाउंडेड बाय खिज्र खां। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब तैमूर की डेथ हो जाती है तो तैमूर लंग के डेथ के बाद, लंग इसलिए इसका नाम है ना, लंग इज कॉल्ड लंगड़ा, है ना, नहीं तो इसका नाम तैमूर खां होगा। तो दैट इज़ द, ये एक पैर से अनस्टेबल था, विकलांग था। कुछ लोगों का कहना है कि इसका कहीं डकैती वकैती कर रहा था तो मार के पैर तोड़ दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक साइड से वो था, मतलब लकवा इसको मारे हुए था, ये एक हाथ और एक पैर से बहुत मूवमेंट नहीं कर पाता था। लेकिन जो भी है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ द तैमूर, उसके साथ ही वर्ड जुड़ गया तैमूर लंग, राइट। तो इसने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर, पंजाब प्रोविंस जो है, वेस्टर्न पंजाब का एरिया जो है वो पूरा पाकिस्तान वाला सेक्शन वो दे दिया, और कहा कि तुम यहाँ के प्रोविंस को संभालो और हमें टैक्स भेजते रहो। लेकिन तैमूर की डेथ के बाद, है ना, तैमूर के जाने के बाद इसने अपनी अलग डायनेस्टी बना ली, दैट इज कॉल्ड सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय खिज्र खां। तुगलक इसके बाद तैमूर के जाने के 15 ईयर्स तक कंटिन्यू कर पाते हैं, उसके बाद वो खिज्र खां उसको टेक ओवर कर लेता है। दिल्ली सल्तनत लॉस्ट कंट्रोल ओवर मेनी रीजन फॉलोइंग तैमूर्स इन्वेजन। मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिकली ये लोग डिस्ट्रॉय थे ही, लेकिन तैमूर का जब अटैक होता है तो इनकी पूरी की पूरी कलई खुल जाती है कि भाई ये कैसे हो रहा है, राइट। अब है रीजनल डेवलपमेंट्स ऑफ पोस्ट तैमूर। अब कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया तैमूर के बाद निकल गया उसके हाथ से, इसको समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश, 1399 में उत्तर प्रदेश निकल गया। यहाँ पे जौनपुर में सरकी डायनेस्टी आई। रीजनल हिस्ट्री पढ़ने में ये काम आएगा, ये कई बार होगा। जब भी बड़ा किंगशिप जो है वो वीकर होगा तो छोटे छोटे एरिया जो उससे रिलीज हो जाएंगे, अलग अलग डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। 1401 में गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे मुजफ्फर शाही वंश आया, राइट, मुजफ्फर शाही डायनेस्टी।
1407 में मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया निकल गया, वहाँ पे अलग डायनेस्टी आती है, इसको कहते हैं होयसंग शाही डायनेस्टी, राइट। यहाँ पे ये इनका हेडक्वार्टर होता है मांडू में। ये फिर सारा एरिया कनक्योर होगा कब, जब अकबर आएगा, है ना, तब तक ये ऐसे ही फैला रहेगा, है ना। टेरिटरी छूट रहा है, सर्व रीजन्स हैड ऑलरेडी फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। इधर साउथ वाले में आते हैं, साउथ जो चूँकि ऑब्वियस है वहाँ कंट्रोल करना ही मुश्किल था, तो तमिलनाडु निकल गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बंगाल, बिहार, सिंध, बलूचिस्तान, राजपूताना, ये सब एरिया फटाफट निकलते चले गए। तो दिल्ली सल्तनत नेवर गेन फुल कंट्रोल ओवर उड़ीसा। पहले भी पूरा कंट्रोल उड़ीसा पे नहीं था, बाद में भी कश्मीर के बारे में मेंशन किया हुआ है कि कभी वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था ही नहीं, तो उसके निकलने और मिलने का कोई मैटर ही नहीं कश्मीर को, लेकिन अकबर टेक ओवर करेगा। को टेरिटरी ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दिल्ली सल्तनत के पास रह क्या गया, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का एरिया, जो बाद में आप देखोगे कि लोधी डायनेस्टी आती है तो इसमें यूपी को ऐड कर लोगे, है ना, यूपी और बिहार का एरिया ऐड हो जाएगा, तो ये लोधियों के पास का एरिया, राजस्थान तब भी बाहर रह जाएगा, जिसमें आप देखते हो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में जो बैटल होता है, खनवा का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ खनवा, तो वो हो जाता है 1527 में, राइट। तो ये सारा कारण है कि जितना भी राजस्थान का एरिया निकल गया, गुजरात का एरिया निकल गया, ये सारे एरिया को फिर से कंक्योर करेगा कौन, अकबर जब आएगा तो ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को लेके ये लोग रह जाते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद फिर सैयद डायनेस्टी, बहुत छोटा सा एरिया है और छोटा सा पीरियड है, लोधी डायनेस्टी का वो भी कोई खास नहीं है। तो इसमें अब ये क्या है कि अब हमें जानना होगा दिल्ली सल्तनत का आर्ट और आर्किटेक्चर क्या था, दैट इज आर्कियोलॉजी, जो है वो आर्कियोलॉजी उसकी कैसी थी, है ना। और फिर हमें जानना होगा क्या कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और फिर लास्ट में हम लोग लोधी को देखेंगे ताकि मुगल की एंट्री करा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।